जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो चैप्टर नंबर 4 है, सेल साइकिल की एक्सरसाइज है। चैप्टर फाइनली हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, हमने पूरे चैप्टर में जितने भी टॉपिक डिस्कस किए आज उन्हीं की ही एक्सरसाइज है। वैसे तो आपका पूरा चैप्टर हो चुका था तो उसमें आप सारी एक्सरसाइज खुद भी कर सकते थे, लेकिन हमने कहा चले थोड़ा सा आपकी हेल्प की जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। फर्स्ट एमसीक्यूज है जी, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल मैक्सिमम ग्रोथ अकर्स इन द सेल। सेल साइकिल का कौन सा ऐसी फेज होती है जिसमें सेल सबसे ज्यादा अपनी ग्रोथ कर रहा होता है? तो आपको याद होगा हमने ग्रोथ फेज दो ही पढ़ी थी, G1 फेज और G2 फेज। सबसे जो ज्यादा ग्रोथ हो रही होती है वो G1 फेज के अंदर होती है, हम उसको ग्रोथ फेज 1 का नाम देते हैं। सी ऑप्शन होगी इसकी। इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल द क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट। आपको एस फेज याद होगी। एस फेज के अंदर क्या हुआ था कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनको डुप्लीकेट किया जा रहा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्चुअल में डीएनए को डुप्लीकेट करते हैं, फिर उसी डीएनए से आगे क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट किया जाता है। जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोसिस। कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो माइटोसिस के लिए नहीं है? सी ऑप्शन देखें, द क्रोमोसोम नंबर इज हाफ इन डॉटर सेल्स। ये माइटोसिस का करेक्टर नहीं है, ये मियोसिस का है। माइटोसिस में तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जितने पेरेंट सेल में थे उतने ही डॉटर सेल्स में चले जाते हैं। तो सी ऑप्शन इसकी माइटोसिस के लिए करेक्ट नहीं है। एट विच स्टेज ऑफ माइटोसिस क्रोमोसोम्स लाइन अप। कौन सी स्टेज थी जिसमें क्रोमोसोम्स अपने आप को सेंटर में एक लाइन में लेके आ जाते थे? मेटाफेज। आपको याद हो माइटोसिस की मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट बनती थी। हमने कहा क्रोमोसोम्स लाइन अप हो जाते हैं और एक प्लेट की शेप बना देते हैं। ठीक है, if you observe a cell in which nuclear membrane is reforming around two sets of chromosomes, what stage of cell cycle is this? आप देखें दो सेल्स के एक सेल के अंदर यानी कि एक सेट इधर क्रोमोसोम का पड़ा था, दूसरा दूसरी तरफ पड़ा हुआ था और उनके ऊपर नई मेम्ब्रेन बन रही थी। तो ये कौन सी स्टेज होगी? तो बच्चों ये आपके पास लास्ट स्टेज होती है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या किया जाता है? क्रोमोसोम्स के ऊपर मेम्ब्रेन चढ़ा के उसको दोबारा न्यूक्लियस की फॉर्म में कन्वर्ट करवाया जा रहा होता है। MCQ 6 देखें, हाउ डज द सेंट्रोसोम कंट्रीब्यूट टू माइटोसिस। सेंट्रोसोम आपको पता है, सेंट्रोसोम एक्चुअल में क्या करता है कि ये वो वाला पॉइंट होता है जो कि माइटोटिक स्पिंडल बना रहा होता है। ठीक है, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स के दोनों को, पूरे पेड़ को हम सेंट्रोसोम बोलते हैं। ये सेंट्रोसोम से क्या होता है, फिर हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं और स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को सेपरेट करवा देते हैं। ऑप्शन बी है इसकी। फिर सेंट्रोसोम्स मेक्स माइटोटिक स्पिंडल इन। हाँ, अब ये सेंट्रोसोम है जो वो किसके अंदर ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं? एनिमल सेल के अंदर होंगे, प्लांट सेल के अंदर होंगे। तो हमने कहा था कि प्लांट सेल में तो ये होते ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि ये फिर कहाँ पर होंगे? एनिमल सेल के अंदर। ए ऑप्शन इसकी ठीक है। फिर वो कह रहा है जी एन ऑर्गेनिज्म हैज 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। पेयर 4 पेयर मतलब टोटल 8 क्रोमोसोम है। वो कह रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म है उसके पास 4 पेयर हैं क्रोमोसोम्स के। फर्स्ट उसमें मियोसिस 1 होगी, तो वो कह रहा है कि जब मियोसिस 1 हो जाएगी, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स एंड क्रोमेटिड्स विल बी प्रेजेंट इन ईच डॉटर सेल। अब देखो 4 पेयर थे, मियोसिस 1 हुई, हाफ हो जाएंगे। 4 से हाफ हो गए तो 4 पेयर है, उसका हाफ होगा तो सिंपल 4 रह जाएंगे, 4 क्रोमोसोम्स रह जाएंगे। एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड होते हैं, तो 4 क्रोमोसोम्स के अंदर 8 क्रोमेटिड्स होंगे। इसकी बी ऑप्शन होगी, 4 क्रोमोसोम्स एंड 8 क्रोमेटिड्स। ये मियोसिस 1 के बाद इसका करेक्ट आंसर होगा। Which event is unique to meiosis but not mitosis? कौन सा ऐसा इवेंट है जो मियोसिस में होता है लेकिन माइटोसिस में नहीं होता? तो वो क्रॉसिंग ओवर है। क्रॉसिंग ओवर हमने मियोसिस में पढ़ा था, माइटोसिस में दूर दूर तक हमने नाम ही नहीं लिया था। ठीक है जी, इसका सी ऑप्शन होगा। लास्ट एमसीक्यू नंबर 10 है जी, व्हाई इज मियोसिस 2 नेसेसरी आफ्टर मियोसिस 1? मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 क्यों जरूरी होती है, ये उन्होंने पूछा है। तो आपको पता है मियोसिस 1 में क्रोमोसोम पहले हाफ किए जाते हैं, फिर मियोसिस 2 में उनके क्रोमेटिड्स को सेपरेट करवाया जा रहा होता है। तो क्रोमोसोम्स के जो नंबर्स को रिड्यूस करवाने का काम होता है ना, वो मियोसिस 2 के अंदर होता है। ऑप्शन बी में होगा, टू रिड्यूस क्रोमोसोम्स नंबर। क्रोमोसोम्स के नंबर को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास मियोसिस 2 करवाई जा रही होती है। ठीक है जी, राइट शॉर्ट आंसर्स। हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं।
Enlist the events that occur during the G1 phase of interphase. इंटरफेज के G1 फेज के अंदर कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं? G1 फेज को जाके रीड कर लो। G1 फेज में क्या क्या काम हुए थे? सेल अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक है, जैसे ही सेल ग्रोथ साइज में बढ़ता है, सेल अपने लिए ऑर्गेनेलिस को उनकी ग्रोथ करवा रहा होता है, उनको साइज में बढ़ा रहा होगा। तो ये सारे G1 फेज के इवेंट्स ये आप पढ़ चुके हैं। एस फेज का पर्पस क्या होता है? एस फेज को सिंथेसिस फेज का नाम दिया था। उसके अंदर सेल क्या करता है? सेल अपने लिए सिंथेसाइज कर रहा होता है किसको? डीएनए को सिंथेसाइज करेगा। डीएनए बाद में किस में कन्वर्ट करवाया जाता है? डीएनए के साथ प्रोटीन मिला के क्रोमोसोम्स बनाने होते हैं। तो इसमें एस फेज वाला टॉपिक आप जाके स्टडी कर लें, उसमें आपको मिल जाएगा कि एस फेज के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। फिर आता है ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस सिस्टर क्रोमाटिड्स सेपरेट। माइटोसिस की कौन सी ऐसी फेज होती है जिसमें सिस्टर क्रोमाटिड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं? एनाफेज हमारे पास एक ऐसी फेज होती है जिसके अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो एनाफेज के बारे में आपने लिखना है कि एनाफेज में क्रोमोसोम्स के साथ जो स्पिंडल फाइबर्स अटैच हुए होते हैं वो उनको खींचते हैं। आधे क्रोमोसोम्स जो इधर है क्रोमाटिड्स और दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो इसकी तरफ से हमने कहा था कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हाफ हाफ हो जाते हैं इसमें, ठीक है, सेपरेट हो जाते हैं, ये कह सकते हैं। पेयर होता है, पेयर में फिर वो अलग अलग हो जाते हैं। हाउ डज क्रॉसिंग ओवर कॉन्ट्रीब्यूट टू जेनेटिक वेरिएशन इन माइटोसिस? माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर किस वजह से कैसे होती है? प्रोसेस क्या था? हमने पूरा ये टॉपिक पढ़ा था। हमने कहा था कि ये क्रोमोसोम एक ठीक है, फिर इसके साथ होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरा आके जुड़ जाता था, ठीक है। फिर हमने कहा था कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ना नॉन सिस्टर क्रोमाटिड है। ये अपने थोड़े थोड़े पीसेस क्या करेंगे? आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये हमने नाम दिया था इसको भी क्रॉसिंग ओवर का। ये इसमें मैंने लिया और ये इधर आ गया। ये मैंने बिल्कुल वैसे ही आपको समझाया था, टॉपिक आप वो रिवाइज कर लेंगे ना, आपको समझ आ जाएगी। तो ये क्रॉसिंग ओवर का काम होता है। क्रॉसिंग ओवर जब होगी, जेनेटिक पोर्शन जो होते हैं, थोड़े थोड़े क्रोमोसोम के पीस एक्सचेंज होते हैं। एक्सचेंज होने से क्या होगा कि जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, जीन्स आगे पीछे हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, जिससे वेरिएशंस आ जाती हैं। ये भी टॉपिक हो चुका है। स्पिंडल फाइबर्स का क्या काम है? इतनी दफा बताया आपको। स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के साथ जुड़ते हैं सेंट्रोमेयर पे और क्रोमोसोम्स को सेपरेट करते हैं, हाफ इधर ले जाते हैं, हाफ इधर ले जाते हैं। तो ये स्पिंडल फाइबर्स का काम होता है, हमने पढ़ा होगा। एनिमल और प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस डिफरेंट कैसे होती है? देखो, एनिमल सेल के अंदर अभी एमसीक्यूज में डिस्कस किया था कि सेंट्रियोल्स होते हैं, वो सेंट्रियोल्स उनको सेपरेट करवा रहे होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स को अलग अलग करवा रहे होते हैं, और सॉरी साइटोकाइनेसिस करवा रहे होते हैं, सेल को हाफ हाफ करवाने में ये हेल्प कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, हमने कहा कि हमारे पास जो सेंट्रोसोम्स होते हैं ना, वो प्लांट सेल में तो वैसे ही एब्सेंट होते हैं, उनके अंदर तो मौजूद ही नहीं होते। जब मौजूद नहीं होंगे तो फिर वो काम कौन करवाएगा? उस काम के लिए गोल्जी अपरेटस आएगा। गोल्जी अपरेटस क्या करता है? फ्रेगमोप्लास्ट बनाता है, वो दरमियान में छोटे छोटे वेसिकल्स को रख के वो सेंटर से सेल को हाफ करवा देता है। ये भी पूरा टॉपिक एक्सप्लेन हुआ है माइटोसिस के अंदर, आप चेक कर लीजिएगा वहां से भी। क्वेश्चन 7 है जी, माइटोसिस की प्रोफेज और मियोसिस की प्रोफेज 1 में क्या डिफरेंस है? यानी कि मियोसिस की जो प्रोफेज है और जो माइटोसिस की प्रोफेज है, दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा होता है हमारे पास, ठीक है। सिंपल ये है कि माइटोसिस की प्रोफेज में कोई बात ही नहीं की गई होमोलोगस क्रोमोसोम की, वहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम का चक्कर ही नहीं है माइटोसिस के अंदर। लेकिन अगर प्रोफेज 1 की बात करें, उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। क्रोमोसोम्स आपस में होमोलोगस की फॉर्म में होती हैं, यानी कि जो एक जैसे दो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं और पेयर बनाते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये प्रोफेज 1 के अंदर होता है, जो कि मियोसिस के अंदर होती है, माइटोसिस में तो वो होती ही नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ डज मियोसिस डिफर फ्रॉम माइटोसिस इन टर्म्स ऑफ क्रोमोसोम नंबर? क्रोमोसोम नंबर के हवाले से बताना है हमने कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है। सिंपल सी बात है बच्चों, माइटोसिस में जब होती है तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नीचे आ जाते हैं। यानी कि अगर ये एक सेल है, ये डिवाइड हुआ 2 सेल्स में, अगर तो ये सेल डिवाइड होता है माइटोसिस के थ्रू, अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है तो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होगा तो यहाँ पर भी 46 आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मियोसिस के थ्रू होगा, यहाँ तो 46 है
लेकिन यहाँ पे हाफ हो जाएंगे, 23 इधर आ जाएंगे और 23 इधर आ जाएंगे। तो कितना सिंपल हुआ जी, क्रोमोसोम माइटोसिस में सेम रहते हैं लेकिन अच्छा इसमें हम देख रहे थे कि माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या था, क्रोमोसोम्स के नंबर के हवाले से। अगर माइटोसिस होती है तो बच्चों क्रोमोसोम सेम आ जाते हैं जो नीचे डॉटर सेल्स बनते हैं, और अगर मियोसिस होती है तो हाफ हाफ हो जाते हैं, बस आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द की इवेंट्स ऑफ एनाफेज इन माइटोसिस। माइटोसिस के एनाफेज में क्या होता है, मेटाफेज के बाद एनाफेज आ जाती है। एनाफेज में आपको पता यही है कि आपके पास उस ये सारा आपने उसका रिवर्स करना है, प्रोफेज का रिवर्स करते जाएंगे, उसके सारे इवेंट्स एनाफेज में आ जाते हैं। एनाफेज वाला टॉपिक आप जाके दोबारा रिवाइज कर लें, उसी में सारे इवेंट्स लिखे हुए हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम का क्या काम होता है, सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, यही जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं और क्रोमोसोम्स को सेपरेट करवा देते हैं, ये भी आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। What are sister chromatids and when do they separate in meiosis? meiosis में meiosis 2 का जब टाइम आता है तो उसमें जो आपके पास एनाफेज होगी उसमें सिंपल जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको क्या किया जा रहा होता है, सेपरेट, उनके जो क्रोमाटिड्स होते हैं वो सेपरेट किए जा रहे होते हैं। ये क्रोमाटिड्स हैं भाई, ये दोनों आपस में लगे हुए हैं। मियोसिस के टाइम पे ऐसा होता है कि एक ये दूसरा उसके साथ ये उसका क्रोमाटिड आ गया है, ठीक है, और ये क्रोमाटिड इस तरफ चला जाएगा, ये क्रोमाटिड इस तरफ आ जाता है। तो दोनों क्रोमाटिड्स जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और ये सारा काम आपको पता है कि एनाफेज के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। तो एनाफेज के अंदर ये सारे फंक्शंस चल रहे होते हैं, एनाफेज ऑफ द माइटोसिस। नेक्स्ट क्या होगा जी, हाउ इज माइटोसिस रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन माइटोसिस से क्या उसका लिंक है। देखिए एक सपोज स्टारफिश है, आपने उसका पीस एक कट कर दिया है, ये आपके पास एक स्टारफिश है, आपने ये इसका पीस एक कट गया है, अब इसने रीजनरेट होना है, होगा क्या, यहां पर माइटोसिस होगी, ये वाला सेल डिवाइड होगा, ये सेल्स डिवाइड होते जा रहे हैं, ये सारे सेल्स डिवाइड हो गए, क्या किया उन्होंने, माइटोसिस के थ्रू सेल्स डिवाइड हो गए उस पार्ट को रीजनरेट करवा देते हैं। तो रीजनरेशन इंपॉर्टेंस में जाएं माइटोसिस की, वहां पर रीजनरेशन का टॉपिक पढ़ें अच्छे से और उसको आपने एक्सप्लेन कर लेना है। राइट आंसर इन डिटेल, लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, माइटोसिस के इवेंट्स आपने बताने हैं जिसमें आपके पास प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज होते हैं, ठीक है चारों। क्वेश्चन 2 है जी, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल एंड प्लांट सेल, ये भी एक्सप्लेन हो चुके हैं। प्लांट्स अभी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको बताया ना कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है ना वो दोनों में डिफरेंट होता है, तो ये भी क्वेश्चन है ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुके हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पूरा अलग से टॉपिक हम लेक्चर में आपको बता चुके हैं, वो भी देख लें आप। फिर मियोसिस 1 आ जाती है, मियोसिस 1 के जो इवेंट्स हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, फिर एनाफेज 1 और फिर टेलोफेज 1, ये सारे हैं। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस पूरा टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये भी दोबारा हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं। मेन आता है जी डी क्वेश्चन, इंक्विजिटिव क्वेश्चंस। What role might mistake in the cell cycle checkpoints play in the emergence of cancer? देखें चेक पॉइंट्स के बारे में आपने वैसे टॉपिक के अंदर नहीं पढ़ा, ये आपके लेवल पे एक्सप्लेन नहीं किया। होता क्या है कि जब सेल डिवाइड होता है ना बच्चों, सेल ये सपोज कर लें कि आपके पास ये उसकी सिंगल एक फेज, दूसरी फेज, तीसरी फेज, चौथी फेज। सिंपल ये देखो, सबसे पहले आपको पता है ना G1 फेज आती है, फिर आपको पता है S फेज आती है, फिर G2 फेज आती है और फिर माइटोटिक फेज जिसको M फेज का नाम दे देते हैं, ये फेज आती है। अब उन्होंने चेक पॉइंट्स का क्या मतलब है, जैसे चेक पॉइंट्स रोड पे पुलिस वाले खड़े होते हैं ना चेकिंग के लिए, चेक पोस्ट बनाई होती है, वहां से गुजर के जाना नहीं, वहां पे उनको चेकिंग वो करते हैं। सेल डिवाइड होने लगे, सबसे जो फर्स्ट चेक पॉइंट आएगा ना वो यहाँ पर आपको मिलेगा। आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, यहाँ पे ना एक R पॉइंट लिखा होता है, R लिखा होगा, ये चेक पॉइंट है, फर्स्ट चेक पॉइंट होता है G1 फेज का जो चेक पॉइंट है। सेल G1 फेज से निकल के जैसे ही आगे गया, आगे R पॉइंट पे आकर उसको रोक लिया गया, चेक किया जाता है कि हाँ ये चेकिंग करवाओ कि जो तुम डीएनए को लेके आ रहे हो, क्या तुम्हारा डीएनए है वो प्रॉपर है या नहीं है, उसमें कोई चेंज तो नहीं आया, उसमें कोई मसला तो नहीं हुआ, ये चीज चेक की जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फर्स्ट चेक पॉइंट बना होता है यहाँ पर,
ठीक है। अब सेकंड जो चेक पॉइंट होगा वो एस फेज के बाद आएगा। एस फेज में आपको पता है डीएनए को डुप्लीकेट किया जाता है, डीएनए नया बनाया जाता है। अब डीएनए देखो जब नया बना लिया गया, डुप्लीकेट कर लिया गया, बनाते वक्त हो सकता है ना कोई प्रॉब्लम आ गई हो, कोई चीज मिसिंग हो गई हो, फिर यहाँ पर उसकी चेकिंग फिर दोबारा की जाती है। आगे आगे यहाँ पर फिर चेक पॉइंट बना होता है एक, वो बोलते हैं भाई इधर आओ हमें चेक करवाओ कि डीएनए जो नया लेके आए हो उसमें कोई इशू तो नहीं है, उसमें कोई चीज मिसिंग तो नहीं है। अगर मिसिंग नहीं होती उसको फिर आगे चलने जा रहे होते हैं। यहां से गुजर के फिर यहाँ पे आ जाता है एक चेक पॉइंट, फिर यहाँ पे बना होता है। अब चेक पॉइंट्स पर जो पुलिस वाले सपोज जैसे खड़े होते हैं, तो इनमें भी ये हर एक पॉइंट पे चेकिंग की जा रही है। ये सिंपल आपके पास प्रोटीन्स होती हैं, ये प्रोटीन्स चेक करती हैं कि भाई जो आपका जो डीएनए आ रहा है उसमें कोई मसला तो नहीं आ रहा डीएनए में। अगर कोई प्रॉब्लम बन जाए, यहाँ पे देखा उन्होंने डीएनए के अंदर इशू आ गया था, क्या करते थे यहाँ से उठा के उसको भेज देते हैं कि चलो तुम थाने चलो, तुम भी पुलिस स्टेशन चले जाओ, G0 फेज के अंदर भगा देते हैं उसको। जो वो G0 फेज में चला जाता, फिर वापस उसको नहीं आने देते। वो कहते हैं अगर तुम ठीक हो जाओगे तुम वापस ले आते हैं, उसको ठीक करते हैं, अगर ठीक हो जाए तो वापस ले आएंगे, वरना उसको हमेशा के लिए वहीं छोड़ देते हैं। ठीक है जी। तो हमेशा ये सारा काम इस वजह से किया जाता है कि कहीं पे इशू तो नहीं है। अगर कहीं पे कोई इशू आ जाता है तो कैंसर हो सकता है, तो बार बार चेकिंग की जाती है। दीज आर द चेक पॉइंट्स। हर एक फेज के बाद चेक पॉइंट्स होते हैं, उसकी चेकिंग की जाती है, फिर आगे जाने दिया जा रहा होता है। Question 2 है जी, why do skin cells divide continuously throughout an organism's existence but nerve cell and muscle cells permanently exit the cell cycle? वो बता रहे हैं कि आपके जो मसल के सेल्स हैं और आपकी जो नर्व सेल्स हैं, ये सेल्स सेल साइकिल से बाहर चले जाते हैं, लेकिन जो आपकी स्किन के सेल्स हैं ये हमेशा डिवाइड होते ही रहते हैं। ऐसा क्यों है? देखो जी, स्किन के सेल्स हमें पता है कि सिंपल स्किन के सेल्स अगर हम अपने हाथ ऐसे रबिंग भी करते हैं ना, तो ये सेल्स यहाँ से गिर जाते हैं। हम सुबह उठ के मुंह धोते हैं तो हमारे ये फेस वाले सारे सेल्स, इनकी डेथ हो जाती है, उतर जाती है। ठीक है, किसी भी चीज कहीं पे रगड़ लगने की वजह से सेल्स की डेथ हो जाती है, सेल्स उतर जाते हैं। ये सेल्स अगर ऐसे हो कि ये सेल्स डिवाइड ना करें तो फिर तो हमारी स्किन ये सारी की सारी खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सेल्स हमेशा डिवाइड होती ही रहती है, मतलब हर रोज इनकी डिवीजन चलती ही रहती है स्किन की, जिसकी वजह से स्किन रिकवर होती रहती है। लेकिन वो कह रहा है कि जो आपकी नर्व सेल्स हैं और मसल के सेल्स हैं, ये डिवाइड क्यों नहीं करते? देखिए, नर्व सेल्स का आपको पता है काम क्या होता है कि वो कम्युनिकेशन करते हैं। जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं, पूरी बॉडी के अंदर उनका एक नेटवर्क सेट हो चुका होता है। अब उस नेटवर्क के अंदर वो कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहते, वो मैच्योर हो चुकी हैं। उनको दोबारा डिवाइड अगर करेंगे तो उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंज आ सकता है, जिसकी वजह से वो फिर डिवाइड नहीं हो पाते। एक दफा बन गए नर्व सेल तो वो मैच्योर हो गए, अब दोबारा डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, इसी वजह से हम कहते हैं कि नर्व सेल अगर डैमेज हो जाए तो फिर क्या होता है कि वो सेल्स दोबारा रिकवर नहीं होते, क्योंकि वो डिवाइड ही नहीं कर पाते। तो सेम काम ही मसल सेल्स के लिए होता है। तो इसी तरह से ये न्यूरॉन सेल्स, मसल सेल्स, हमारी आईज के अंदर रेटिना सेल्स होते हैं, ये डिवाइड होना छोड़ देते हैं। ये सेल में से यहाँ से गुजर के इधर चले जाते हैं, G0 फेज में चले जाते हैं। अब इन्होंने डिवाइड नहीं होना, ठीक है। तो बाकी जितने भी सेल्स होते हैं वो पूरा सेल अपना कंप्लीट साइकिल पूरा करते हैं और डिवाइड होते रहते हैं। ठीक होगा स्टूडेंट्स, ये थी आपकी चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे जरूर पूछिएगा जी। अल्लाह हाफिज।